हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप आज का टॉपिक समझना चाहते हैं तो आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस जो कि मीडियम 1 को मीडियम 2 से सेपरेट कर रहा है। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, परमेबिलिटी μ1 है और इसका इंट्रिंसिक इंपीडेंस ईटा 1 है। ईटा और एन में आपने डिफरेंस रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करेंगे, जबकि इंट्रिंसिक इंपीडेंस को हम ईटा से डिनोट करेंगे। जबकि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है, परमेबिलिटी μ2 है और यहाँ पर इसका इंट्रिंसिक इंपीडेंस है ईटा 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम एक इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट करवाएंगे ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा थीटा आई वो 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से किसी भी कम एंगल पर आप यहाँ पर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इंसिडेंट करवाएंगे। इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा vi वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और साथ के साथ ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो हमें राइट हैंड थंब रूल से दी जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा थंब है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट फिंगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है और जबकि जो मिडिल फिंगर है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है और बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरह से शो किया है। HI वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, मींस रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो थीटा r है और जो एंगल ऑफ ट्रांसमिशन है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे हमने थीटा t लिया है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव का वेलोसिटी वेक्टर है vr वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो स्टूडेंट देखिए, ये जो अंगूठा है वो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, जो हमारी जो पहली फिंगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ होगा, वो होगा हमारे पास HR वेक्टर। तो इस तरह से यहाँ पर आप तीनों कंपोनेंट जो हैं वो शो करेंगे। जबकि हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव में अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, वो आपके अंगूठा इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस पहली फिंगर की तरफ होगा, अंगूठे की तरफ वेलोसिटी वेक्टर होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा। ये सिचुएशन में ये तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होगी जो हमारे इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन थी। वेलोसिटी वेक्टर ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये था। सेम हमने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ किए हैं अकॉर्डिंग टू
राइट हैंड थंब रूल। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस सिचुएशन के लिए रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। When a plane electromagnetic wave is incident obliquely on the surface of a perfect dielectric, a part of it is reflected and part of it is transmitted or refracted। जब भी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किसी डायलैक्ट्रिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं ऑब्लिकली मीन एट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। From law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection। जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा आई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर के हमेशा बराबर होगा। अगर ये हमारे पास 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मींस थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये हमें ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मीन साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इज इक्वल टू n2 बाय n1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। बट n1 जो है वो होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द फर्स्ट मीडियम। तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू c बाय v। इस फॉर्मूला को यूज करके हम n1 n2 की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। n1 हो जाएगा c बाय v1 और n2 हो जाएगा हमारे पास c बाय v2। जो स्पीड ऑफ लाइट है c वो दोनों मीडियम में सेम रहेगी। तो अगर हम यहाँ से n2 बाय n1 का रेशियो निकालें n2 बाय n1 तो वो हमारे पास आएगा c बाय v2 बाय c बाय v1। c से c कैंसिल हो जाएगा, v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, तो n2 बाय n1 जो है वो v1 बाय v2 के बराबर आ गया। ये थर्ड इक्वेशन होगी। इस n2 बाय n1 की जगह हम v1 बाय v2 रखेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 in 2 वी गेट साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इज इक्वल टू v1 बाय v2। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पर म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर आपने किसी मीडियम में वेलोसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम v1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू1 इंटू एप्सिलॉन 1। v2 लिख सकते हैं हम 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू2 इंटू एप्सिलॉन 2। तो हमें चाहिए रेशो किसका, v1 बाय v2 का। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। v1 बाय v2 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2। तो ये टर्म जो है ऊपर चली जाएगी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो v1 बाय v2 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2 बाय स्क्वायर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो इसकी जगह पर हम ये टर्म जो है वो रख सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 4 वी गेट साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इज इक्वल टू, इसकी जगह हम रखेंगे ये स्क्वायर रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2 बाय स्क्वायर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट, जब हमने नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस स्टडी किया था पिछले लेक्चर में, वहां पर भी हमने ये चीज देखी थी कि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 1 होती है, मींस म्यू आर जो है वो 1 होता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम 1, जिसे हम म्यू आर 1 से डिनोट करेंगे, जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से म्यू1 जो है वो म्यू नॉट के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी मीडियम 2 की, जिसे हम म्यू आर 2 से डिनोट करेंगे, दैट विल बी द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम 2 डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू2 जो है वो म्यू नॉट के बराबर आ जाएगा। तो म्यू1 भी म्यू नॉट के बराबर है और म्यू2 भी म्यू नॉट के बराबर है। इन दोनों को मिला के हम 7th इक्वेशन दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7th इक्वेशन को 6 में यूज करेंगे। यूजिंग 7 in 6 वी गेट साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू2 की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट
एप्सिलॉन 2 बाय स्क्वायर रूट म्यू 1 की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन 1। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आई बाय साइन थीटा टी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 के बराबर होगा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव है वो कितनी एनर्जी जो है वो कैरी कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, ट्रांसमिटेड वेव जो है वो कितनी एनर्जी कैरी कर रही है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी सोर्स से रीजन में प्रोपोगेट करती हैं तो वहां पर हमें एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब वो एनर्जी जो है वो कितने रेट से फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को हम डिनोट करते हैं P वेक्टर से और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। मींस फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। बट एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर होता है, तो इसे हम पावर डिवाइड बाय एरिया भी लिख सकते हैं क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर होता है। मींस जो पावर ट्रांसमिटेड होगी पर स्क्वायर मीटर या पर यूनिट एरिया वो यहाँ पर हमें पॉइंटिंग वेक्टर से दिया जाएगा। और पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम P वेक्टर की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स E क्रॉस H जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होगी। इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है तो हमारे पास इंसिडेंट वेव का जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा PI वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। ट्रांसमिटेड वेव का वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है तो इसका जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी PT वेक्टर वो भी इस तरफ होगी। रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव के पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन भी जो है वो यही होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें आगे और आप क्या ऐड करेंगे। नाउ पावर ट्रांसमिटेड पर स्क्वायर मीटर और पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम 1 में और मीडियम 2 में पावर ट्रांसमिट करेंगी पर स्क्वायर मीटर जिसे हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, वो हमारे पास होता है E क्रॉस H वेक्टर। बट आप स्टूडेंट देख सकते हैं चाहे हमारे पास इंसिडेंट वेव हो, रिफ्लेक्टेड वेव हो, ट्रांसमिटेड वेव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलें तो ये बनेगा EH साइन 90 डिग्री क्योंकि थीटा जो है E और H के बीच में एंगल जो है E और H के बीच में वो 90 डिग्री है। साइन 90 जो है वो 1 होता है तो P जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास 9th इक्वेशन होगी। एज E वेक्टर एंड H वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो हमने यहाँ पर थीटा लिया 90 डिग्री लिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रिंसिक इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में भी स्टडी किया था कि जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस होता है वो रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, आप चाहे जो मर्जी कह लो। सो इंट्रिंसिक इंपीडेंस को हम E बाय H लिख सकते हैं। सो H यहाँ से आ जाएगा E बाय ईटा, ये हमारे पास 10th इक्वेशन होगी। इस H की जगह हम यहाँ पर E बाय ईटा पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यूजिंग 10 in 9 वी गेट T इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई E डिवाइड बाय ईटा। तो यहाँ से P आ गया हमारे पास E स्क्वायर बाय ईटा। तो ये है हमारे पास पावर ट्रांसमिटेड पर स्क्वायर मीटर जिसकी वैल्यू है हमारे पास E स्क्वायर बाय ईटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने पावर ट्रांसमिटेड पर स्क्वायर मीटर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था। ये था हमारे पास P इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय ईटा। यहाँ पर E जो है वो एनर्जी नहीं है, ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पावर होता है हमारे पास एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को यहाँ पर यूनिट ले लें, यूनिट टाइम कंसिडर करें 1 सेकेंड ले लें तो पावर इक्वल टू एनर्जी आ जाएगा। मींस पावर ट्रांसमिटेड या फिर एनर्जी फ्लो जो है वो यहाँ पर इक्वल टू होगा हमारे पास।
तो हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी कितनी होगी, ट्रांसमिटेड एनर्जी कितनी होगी, वो हमें चेक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पावर है, इंसिडेंट पावर, वो हमने पीआई वेक्टर कंसिडर की थी। अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, और ये एंगल थीटा आई है, तो ये एंगल भी जो है वो थीटा आई हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी आई वेक्टर का, वो हो जाएगा हमारे पास पी आई कॉस थीटा आई, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास पी आई साइन थीटा आई। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, इस इंटरफेस में से इस पावर का वही कंपोनेंट पास होगा जो कि इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, पी आई कॉस थीटा आई है, वही इस इंटरफेस में से पास होगा, जबकि ये वाला कंपोनेंट जो है वो इस इंटरफेस में से पास नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर इंसिडेंट पावर का सिर्फ यही कंपोनेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। और पीआई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, पीआई की वैल्यू कितनी होगी, पी हमारे पास है ई स्क्वायर बाय ईटा, तो पीआई कितना हो जाएगा, पीआई हमारे पास हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके एम्पलीट्यूड को हम ई आई वेक्टर के एम्पलीट्यूड को हम ई स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में भी हमने ऐसा ही किया था। तो यहाँ पर ई की जगह आ जाएगा ई आई स्क्वायर, और यहाँ पर इंट्रिंसिक इंपीडेंस किसका आएगा, फर्स्ट मीडियम का आएगा, दैट इज ईटा 1। तो अगर हम यहाँ पर पी आई की ये वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास ई आई स्क्वायर बाय ईटा 1 इंटू कॉस थीटा आई। तो ये हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू ई आई स्क्वायर बाय ईटा 1 इंटू कॉस थीटा आई। इसी तरह से अगर आप रिफ्लेक्टेड एनर्जी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ई आई की जगह क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। ई आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे रिफ्लेक्टेड वेव का जो है वो मीडियम 1 में है, तो यहाँ पर इम्पीडेंस जो है वो मीडियम 1 का ही आएगा, और कॉस थीटा आई की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आर। इसी तरह से अगर आप ट्रांसमिटेड एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं, ऊपर स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में जो ट्रांसमिटेड वेव है वो सेकंड मीडियम में है, सेकंड मीडियम का इंट्रिंसिक इंपीडेंस जो है वो ईटा 2 है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा टी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि ये हमें कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव की एनर्जी है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, रिफ्लेक्टेड वेव एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड वेव एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्प्लिट हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास है ई आई स्क्वायर बाई ईटा 1 कॉस थीटा आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी हमारे पास है ई आर स्क्वायर बाई ईटा 1 कॉस थीटा आर, और ट्रांसमिटेड एनर्जी हमारे पास है ई टी स्क्वायर बाई ईटा 2 कॉस थीटा टी। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। बट फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि थीटा आई जो है वो थीटा आर के बराबर था, तो इस थीटा आर की जगह हम थीटा आई रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 11 वी गेट, ये टर्म सेम रहेगी, ये ई आर स्क्वायर बाई ईटा 1 सेम रहेगा, कॉस सेम रहेगा, थीटा आर की जगह थीटा आई लिख देंगे, प्लस ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, किससे, ई आई स्क्वायर बाई ईटा 1 कॉस थीटा आई से। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, अगर हम इस टर्म को डिवाइड करते हैं इस टर्म से, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ईटा 1 से जो है वो ईटा 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर थीटा आर नहीं थीटा आई था, तो इस कॉस थीटा आई से कॉस थीटा आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इसको इससे डिवाइड करके बचेगा ई आर स्क्वायर बाई ई आई स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस
जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या बचेगा। ये ईटा 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ईटा 1 डिवाइड बाय ईटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ईटी स्क्वायर बाय ई आई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा टी बाय कॉस थीटा आई। तो इस इक्वेशन में हर एक टर्म को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ई आर स्क्वायर बाय ई आई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरी टर्म को आप इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस ईटा 1 बाय ईटा 2, इसे आप लिख दीजिए ईटा बाय ई टी बाय ई आई का होल स्क्वायर कॉस थीटा टी बाय कॉस थीटा आई। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक इंपीडेंस के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं जो कि होता है ई बाय एच, एक फॉर्मूला और होता है इंट्रिंसिक इंपीडेंस का जो कि होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट मीडियम का इंट्रिंसिक इंपीडेंस ईटा 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट म्यू 1 बाय एप्सिलॉन 1, और ईटा 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट म्यू 2 बाय एप्सिलॉन 2। हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर ईटा 1 बाय ईटा 2 की। तो अगर हम ईटा 1 बाय ईटा 2 करें, इसको इससे डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये एप्सिलॉन 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 2, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट म्यू 2 एप्सिलॉन 1 इक्वल टू ईटा बाय ईटा 2। अभी हमने पिछले सेक्शंस में यूज किया था कि हमारे पास म्यू 1 जो है वो म्यू नॉट के बराबर था और म्यू 2 जो है वो म्यू नॉट के बराबर था, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी जो है डायरेक्ट्रिक मीडियम की वो 1 होती है, तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आए थे। तो हम क्या करेंगे, म्यू 1 और म्यू 2 की जगह म्यू नॉट पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा ईटा 1 बाय ईटा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन 2 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन 1। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो ईटा 1 बाय ईटा 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1। ये 13th इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 2 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 13 एंड 12 वी गेट ई आर स्क्वायर बाय ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1, और यहाँ पर आएगा हमारे पास ई टी बाई ई आई का होल स्क्वायर कॉस थीटा टी बाई कॉस थीटा आई। इसे हम 13th इक्वेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का पार्ट जो है ऑब्लिक इंसिडेंस केस, उसे हम यहाँ तक रोकते हैं। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है बाय अ डाइलेक्ट्रिक सरफेस, तो हमें वहां पर दो तरह की पोलराइजेशन देखने को मिलती है। पहली होती है परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, जिसे हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास वर्टिकल पोलराइजेशन, जिसे हम पैरेलल पोलराइजेशन भी बोलते हैं। उनकी डिटेल डेरिवेशंस हैं, उनके अलग से डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं। दोनों तरह की पोलराइजेशन के लिए क्या कंडीशन होंगी, क्या मैथमेटिकल स्टेप्स रहेंगे, वो उसे हम इसी इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे बाकी बचे हुए इस टॉपिक के पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर।